नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और सबसे पहले बात करते हैं विपक्षी एकता की। बेंगलुरु में अब 17 और 18 जुलाई को एक ही मंच पर 24 विपक्षी दलों के नेता जुटेंगे और एक ही मंच पर तय होगा विपक्षी मोर्चे का नाम। एकजुटता की कोशिश हो रही है विपक्ष की बीजेपी के खिलाफ और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है कई लिहाज से। इसमें कई अहम बातें तय होनी है, आगे की रणनीति भी तय की जाएगी, विपक्षी मोर्चे का संयोजक कौन होगा इस पर भी फैसला होना है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले एनसीपी में जो टूट हुई और उसके बाद जो शरद पवार का गुट है, महाराष्ट्र में उसका भविष्य क्या होगा, उसके हिसाब से ही उनका राष्ट्रीय कद और विपक्ष की एकता पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही विपक्षी एकता में शरद पवार की भूमिका पर भी असर पड़ेगा और ये तमाम बातें भी इसमें साफ आएंगी। बल्कि इस बैठक की जो पहले तारीख थी वो भी टली है, क्योंकि एनसीपी में फूट हुई। पहले जुलाई 13 को ये होना था, लेकिन उसके बाद 17 को ये अब आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि एनसीपी में टूट हो गई थी और अजीत पवार का जो गुट है वो शरद पवार के गुट से टूटकर अलग चला गया था। और इसके बाद से दूसरे राज्यों में भी इस तरह का एक डर बना, जैसे बिहार जैसे प्रदेशों में भी। बहरहाल ये जो मीटिंग हो रही है इसमें सोनिया गांधी भी जा रही हैं। सोनिया गांधी चेयरपर्सन है यूपीए की और उनकी मौजूदगी से ये कयास लगाया जा रहा है कि जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतभेद है वो भी जल्दी ही हल कर लिए जाएंगे। और 24 राजनीतिक पार्टियों के लोग यहां पर जुटने वाले हैं। लेकिन इसमें विपक्ष की एकता में एक खलल आम आदमी पार्टी की शर्त ने पहले ही डाल दी है। आम आदमी पार्टी ने शर्त रखी है कि कांग्रेस जब तक उनके अध्यादेश पर उन्हें समर्थन नहीं देगी वो साथ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम सुनाते हैं आपको कुछ विपक्षी नेताओं की आवाजें। सर, अब जो विपक्ष का जो कुनबा जो बेंगलुरु में जुट रहा है, पटना में आपको 15 जुटा था और यहाँ 24 होने जा रहा है, तो कुनबा तो बढ़ ही रहा है लग रहा है। देखिए, हमने पटना में भी उन्हीं दलों को बुलाया था जिनका साझा कार्यक्रम पर, साझे नेतृत्व पर, साझी रणनीति पर एक मत है। जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2024 है, उसका मतलब है कि बीजेपी के एक के मुकाबले एक। जिन दलों ने इस पर हामी भरी थी वही दल बुलाए गए थे। हमने बीजेडी को, वाईएसआर को, टीआरएस को, इनको और अकाली दल को, इनको नहीं बुलाया था, क्योंकि इनसे हमारी इस सवालों पर सहमति नहीं बनी। केरला के और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों ने इसी बीच में हमसे संपर्क किया है और उसी सिलसिले में इसका एक्सटेंशन के रूप में वहां की बैठक है। करीब 23-24 पार्टीज को इनविटेशन गया है। हम पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टीज की स्ट्रैटेजी जब बनती तो उसमें 18, 19, 20 पार्टीज तक मौजूद रहते थे। अब कुछ पार्टीज ऐसे हैं जिनका पार्लियामेंट में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन एमएलएस वगैरह हैं, असेंबली में भी हैं वो लोग। कुछ पार्टीज ऐसे थे कि वहाँ पे वो मीटिंग्स में आते नहीं थे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज अपोजिशन यूनिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अपोजिशन के साथ खड़े होना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होना चाह रहे हैं और लड़ना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने करीब 23-24 पार्टीज को निमंत्रण दिया है और उम्मीद है कि सारे के सारे पार्टीज 17-18 को बेंगलुरु में मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाह ने एनडीटीवी से कहा कि वो अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम वेट करेंगे कांग्रेस का डिसीजन लेने का। अब तक हमने ये नहीं कहा है कि कुछ भी हो जाए हम विपक्षी एकता मीटिंग में नहीं बैठेंगे। हमारा केवल यही कहना है कि पहले कांग्रेस को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर विपक्षी मीटिंग की तारीख आ जाती है और कांग्रेस अभी भी चुप रहती है तभी भी, तो हम आम आदमी पार्टी एटलीस्ट इस मीटिंग में नहीं बैठेगी। तो जब आम आदमी पार्टी इस मीटिंग में नहीं बैठ रही है और अध्यादेश को उन्होंने मुद्दा बनाया है, इसके अलावा कई और अड़चने भी हैं, पर ऐसे में ये विपक्षी एकता के लिए एक बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक हो रही है जिसमें 24 पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे मौजूद होंगी। तो क्या उम्मीदें इससे की जाएं, क्या रोड मैप होगा इसका? हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइड क्रेस्टो जो प्रवक्ता हैं एनसीपी के, और भी दूसरे दलों से भी लोग हमें जुड़ेंगे। पर सबसे पहले आपसे क्लाइड के
जो एनसीपी में हुआ है इस समय, जिस तरह की टूट हुई, उससे इसको पोस्टपोन भी करना पड़ा, बल्कि बैठक को, उसकी तारीख भी आगे बढ़ी, क्योंकि एनसीपी बहुत अहम है इस विपक्षी एकता में। शरद पवार का एक बड़ा रोल है। तो अब जो इसमें अजीत पवार कैंप की बगावत रही, उससे खुद एनसीपी का रोल इस विपक्षी एकता में किस तरह से प्रभावित हुआ है? देखिए, तकलीफें तो आई हैं। पिछले कई दिनों में आपको भी पता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। जो चीज देश भर में हो रही है वो हमारे साथ भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर काफी सारे इल्जाम लगाए थे, हम भ्रष्टाचारी है, हम भ्रष्ट लोग हैं, सब कुछ। और फिर थोड़े दिन के बाद यहाँ महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों के साथ में लेकर सरकार में आगे चलने लगे हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत तो बोलते ना गतिरोधक है, उस हिसाब से तो चल रहा है। लेकिन विपक्ष का क्या काम है जी ये तंत्र में? आवाज आपका शायद वीडियो फ्रीज हुआ है। जी हाँ, म्यूट था। जी कहिए। हाँ, जो सही है या गलत है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ। जो सही है या गलत है वो चीज जो है वो हमें बताने का हमारा काम है। तो हम ऐसे छोड़ तो नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ तकलीफें आई हैं, लेकिन हम एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम साथ में रहेंगे, और जो एक विपक्ष की भूमिका निभाना का जो हमारा कर्तव्य है हम ठीक है। तो जाहिर है कि कुछ मुश्किलें आई हैं, लेकिन ये जो बैठक होगी जिसमें 24 पॉलिटिकल पार्टी, संख्या जो है अब वो बढ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले की संख्या समझ में आ रही थी अब उससे ज्यादा मजबूत दिख रही है। यहां पर जो विपक्षी एकता की मुहिम है, अर्शप्रीत खादियाल प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमने अभी अभी सुना जैस्मीन शाह को, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अध्यादेश को लेकर एक जो शर्त है उस पर पहले भी तू मैं हो चुकी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के अध्यादेश में समर्थन करें तभी हम साथ आएंगे, नहीं तो हम साथ नहीं हैं। अब इस शर्त के साथ एकता की बात कैसे हो? क्या लगता है आपको अर्शप्रीत कि आम आदमी पार्टी के इस रुख से एक रुकावट आ रही है? धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है, आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली का जो सवाल था कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है दिल्ली ऑर्डिनेंस पे, हमने बहुत क्लियरली बता दिया उनको कि मॉनसून सेशन स्टार्ट होने के 15 दिन पहले जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो स्पष्ट कर दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी की सरकार ऑलरेडी कोर्ट तो जा ही चुकी है और मैटर सब जुडिस है, सो देयरफॉर वो वहां पे क्लियर हो जाता है। जी। दूसरी बात ये है कि जून 23 को जो मीटिंग हुई थी पटना बिहार में, उसको बहुत अच्छा एक सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने उसको बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया था। सबने ये डिसाइड किया, एक रिजॉल्व बनाया कि सब इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, और इस बार 8 पॉलिटिकल पार्टीज का एडिशन होना उसमें, इट गोज ऑन टू सजेस्ट कि बहुत अच्छा सपोर्ट भी और इंक्रीजिंग नंबर्स में ऑपोजिशन यूनिटी को मिल रहा है। बिकॉज भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करना बनता है, इनके डंडा तंत्र की वजह से, भय तंत्र की वजह से पूरा देश और पूरे देश की ऑपोजिशन पार्टीज सारी इकट्ठी हो चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स बयानात जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अलायंस करना कमजोरी की निशानी होती है, इसका मतलब कि आप जीत ही नहीं सकते। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, अगर ये आपका तर्क है तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में 15 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज है अलायंस पार्टनर्स, तो आप पहले अपना अलायंस तोड़िए तो सबके साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पर, उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन बीच में यहाँ पर दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि अगर राजधानी में बाढ़ आती है तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और इस समय वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। दिखाते हैं एक बार, चलते हैं अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है, आप अपना घर खाली कर दें। हाथ जोड़ के सबसे विनती है, इंतजार ना करें। जो एरियाज ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं वो हैं बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट, जहां पे पानी ऑलरेडी पहुंच चुका है, नीली छतरी टेम्पल नियर ओल्ड रेलवे ब्रिज, यमुना बाजार, गीता घाट, नीम करौली गौशाला, विश्वकर्मा एंड खड्डा कॉलोनी, गड़ी मांडू,
मजनू का टीला से वजीराबाद तक का स्ट्रेच जो है। इसके अलावा ये एरियाज हैं यहाँ पे जो भी लो लाइंग एरियाज हैं वो उस्मानपुर, बदरपुर, खादर में जो भी लो लाइंग एरियाज हैं यमुना के पास वो खाली कर दें। डीएनडी, पुश्ता, मयूर विहार, जगतपुर में मेन पुश्ता रोड है जो यमुना तक जाती है उसको खाली कर दें। सराय काले खां पे भेलोपुर, शमशान घाट, जैन मंदिर, ग्यासपुर, मिलेनियम डिपो में के आसपास जो भी झुग्गियां हैं, और एक जो देखने में आ रहा है कि लोग बाढ़ देखने के लिए जा रहे हैं वो ना जाएं। उससे अचानक अगर पानी बढ़ गया तो काफी भीड़ लगी हुई है, लोगों को बाढ़ सेल्फी ले रहे हैं, वो वीडियो खींच रहे हैं, वो सब ना करें। आपकी जान को खतरा हो सकता है। अचानक अगर पानी बढ़ गया तो आपको खतरा हो सकता है। सरकार ने रिलीफ इवैक्यूएशन के बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और आप सरकार की मदद ले सकते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए, या खुद अगर आप अपना दूसरे जगह जाना चाहें खुद जा सकते हैं। रिलीफ कैंप्स बहुत सारे लगाए हुए हैं और भी बढ़ाने की उम्मीद है। अभी मेरी सारे डीएम्स के साथ मीटिंग हुई, उनको भी हमने कहा है कि आप ज़रूरत पड़े तो आसपास के स्कूलों को बंद कर दीजिए, उनको कन्वर्ट कर दीजिए रिलीफ कैंप्स में। टॉयलेट्स के लिए, नहाने के लिए अगर आसपास धर्मशालाएं, स्कूल एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ती है उनको आप एक्वायर कर लीजिए। बहुत सारी एनजीओज हमारी मदद कर रही हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वक्त बहुत गुरुद्वारे कई सारे हैं जिन्होंने लंगर लगाए हैं, गुरुद्वारे वालों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये मौका है एक दूसरे की मदद करने का। हम सभी से अपील करते हैं कि ऐसे मौके पे आप सबको रिलीफ पहुंचाएं, एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई प्रश्न अगर कितने बोट्स आपने लगाए हैं, कितनी बोट्स हैं दिल्ली में और कितने लोग तो ये आपने तैनात अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि कहां कहां पे दिल्ली में इस समय खतरा है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वहां पर से अपने अपने घरों को खाली करें, सुरक्षित जगहों पर जाएं। इस समय यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। वापस लौटते हैं हम अपनी चर्चा पे और हमारे साथ में हमारे तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की, और विपक्षी एकता की बात हो रही है तो अलायंस की बात हो रही है कि तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं और अभी 24 पार्टियां एक मंच पर जुटेंगी बेंगलोर में। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। ये जो तमाम पार्टियां एक साथ आ रही हैं, काफी मनमुटाव और मतभेद भी होगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये दिखा है, लेकिन जो तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और ऑपोजिशन में जो पार्टियां हैं वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही हैं। शिवम जी, उनकी संख्या भी बढ़ी है। मोदी जी से हारे, अब महागठबंधन के सहारे, अब कर भी क्या सकते हैं। आपने जो एक शब्द कहा लाइक माइंडेड, मतलब एनसीपी और शिवसेना, वैसे तो खैर दोनों ही नकली हैं क्योंकि असली तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो लाइक माइंडेड कैसे हो सकती हैं? या फिर शिवसेना या कांग्रेस लाइक माइंडेड कैसे हो सकती है? या फिर आरजेडी और जेडी लाइक माइंडेड कैसे हो सकती हैं? या फिर या फिर यहाँ कहिए उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ कर ही यहां तक पहुंचे हैं। आज जो उनका आधार है वो सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ लड़कर ही है, और ज्यादातर पार्टियां एक दूसरे से लड़कर ही चुनाव जीतकर यहां तक पहुंचे, हारे या जीते हैं। तो इस समय उन सबको लग रहा है कि एक दूसरे से लड़के यहां तक पहुंचे, लेकिन इस समय साथ होकर लड़ना जरूरी है। तो क्लाइड क्रेस्टो इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं और आपकी आवाज नहीं आ रही है शिवम जी, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूं। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, जब तक आप अपना ठीक कर लें वहां पे साउंड। क्लाइड, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नगवा जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि असली नकली की बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था, मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री जी खुद कुछ दिनों पहले हमें भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट सब कुछ बता रहे थे, और ये बता रहे कि असली जो है वो नकली लोग जो रह गए, असली जो है जुड़ गए। इनके पास वो वॉशिंग मशीन है जो नकली लोगों को लेके जाकर वॉशिंग मशीन में साफ करके भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट उनको साफ कर और वो असली बनाते थे। देखिए, ये सब बात कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपसे मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी सोचती है कि वो खुद सब कुछ कर सकती है तो वो इतना एनडीए बनकर क्यों चल रही है? छोड़ दीजिए अपने एनडीए के जो साथियों को, और खुद इनविंसिबल है ना, अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं। शिवम जी, इनविंसिबल अगर समझती है बीजेपी अपने आप को, तो क्यों एनडीए, क्यों अलायंस है? अगर आपका साउंड ठीक हो गया हो तो जरा जवाब दे दें। नगमा जी, मेरा साउंड ठीक हो गया है नहीं? ये तो आप ही बताएंगे। आवाज सही से आ रही है? आ रही है, बिल्कुल, बोलिए। थैंक यू।
देखिए, सबसे पहले तो एक चीज कि ये जो क्लाइव क्रेस्टो है या फिर अर्शप्रीत है, इनको ये चीज समझनी चाहिए। जिन लोगों को आज आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उनको आपने अपने ही महागठबंधन का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया हुआ था भाई। तो कल हमने कभी भ्रष्टाचारी नहीं किया था, हम उनके लिए लड़ रहे थे मेरे भाई। सॉरी मैं आपको टोकरा, मैं मेरी आवाज नहीं, माफ करिए आपको टोकरा, मैं खाली करेक्ट करना चाहता हूँ। आप जो इस बात को काट रहे हैं वो बात वो कहने की गलत है। उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया नहीं था, भ्रष्टाचारी आपने बताया और फिर अपनी पार्टी में उनको आपने शामिल भी कर लिया। आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा, इतना इश्यू क्यों है? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, क्या तरीका है? तो पहली बात तो ये कि अगर आपको वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरा महाविनाशकारी विकास अघाड़ी का आपने उनको बनाया हुआ था, तब वो आपको भ्रष्टाचारी नहीं लग रहे थे, तो आज कैसे लग रहे हैं? 2004 से 14 के बीच में जब आपकी सरकारें रही, उसी दौरान ये आपके ही कथित भ्रष्टाचार हुए, तब आपको ये नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वर्किंग प्रेसिडेंट, ये सब बनाने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो वो भ्रष्टाचारी, क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें भ्रष्टाचारी कह रही थी और अब अपने में शामिल कर लिया है। बहरहाल कौन किसको भ्रष्टाचारी कह रहा था, ये एजेंडा नहीं है इस समय पे। अर्शप्रीत, मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक सेकंड क्लाइड, एक सेकंड प्लीज जी बोलिए। 10 सेकंड दीजिए प्लीज, बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं और ये पूरी जनता सुन ले, हम आज भी अजीत दादा पवार या हमारे नेता जो वहां गए उनको भ्रष्टाचारी कह नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा था, ये उनको 70,000 करोड़ ठीक है, यहाँ पे झगड़ा जो है किसने किसको भ्रष्टाचारी कहा नहीं है। आप दोनों को रोक रही हूँ, प्लीज एक सेकंड रुक जाए। अर्शप्रीत खादियाल, जो ये बैठक होने वाली है जुलाई 17 और 18 को बैंगलोर में, जिसमें 24 पार्टियां आ रही हैं, कांग्रेस का बहुत अहम रोल है। कांग्रेस, आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस का अहम रोल है, आपके ऊपर निर्भर है कि किस तरह से एकजुट किया जाए लोगों को, जैसा कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है और सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हो रही हैं। तो जो आपसी मतभेद होंगे वो मिटा लिए जाएंगे और एजेंडा क्या होगा, क्या यहां पर तय किया जाएगा कि कौन इसका संयोजक होगा, मोर्चा क्या जो है उसका नाम क्या होगा, ये तमाम बातें लोगों की निगाहें इस पे लगी हैं। जी बिल्कुल, ये सब तय किया जाएगा, डिसीजन होगा इस पे। और सबसे जरूरी और सबसे अहम बात जो यहाँ पे है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है पिछले 9-10 सालों से जी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरे देश के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो झूठ का एक घर, हाउस ऑफ कार्ड्स खड़ा किया ना भारतीय जनता पार्टी ने, झूठे वादों के बेसिस पे, झूठ के बेसिस पे, वो गिरना शुरू हो चुका है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे मोदी जी से हारे गठबंधन के सहारे। अरे साहब, बीजेपी आ रही है, कर्नाटका में सरकार थी, वहां से बाहर हो गए, हिमाचल में सरकार थी, वहां से बाहर हो गए। अब बात यह है कि कहीं ना कहीं एक विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष का ये कहना है कि वो तमाम पार्टियां जो कम से कम कुछ कॉमन विचारधाराओं से जुड़ी है वो साथ आ रहे हैं। और इसकी बैठक 17 और 18 तारीख को होने वाली है बैंगलोर में। आप तीनों का धन्यवाद। हमारे पास और समय इस समय नहीं है इस पर बात करने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। बारिश ने पहाड़ी इलाकों का बुरा हाल किया हुआ है और हिमाचल प्रदेश में 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच भारी बारिश हुई है और 1300 सड़कें यहां पर बंद हैं, पुलों को नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ यही हाल उत्तराखंड का है, जहां सभी 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के कारण सोनप्रयाग और गौरीकुंड में केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। सबसे पहले इस वक्त जुड़ रही है मेरे साथ मेरी सहयोगी मानसी जोशी, जो बद्रीनाथ धाम में है। मानसी, आप बताएं वहां का हाल। जी नगबा, बिल्कुल, मैं इस समय उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम पर मौजूद हूँ और यहाँ सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो है यहाँ पर मेरे ठीक नीचे जो है वहां पर, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो अलकनंदा जो नदी है वो बह रही है और इसमें जो उफान आप देख सकते हैं, बारिश की वजह से लगातार इसमें उफान है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नगबा यहाँ पर श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें अभी भी काफी ज्यादा जोश देखा जा सकता है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। देश के हर एक कोने से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और अगर मैं बात करूँ मंगलवार यानी कल की, तो कल यहाँ 5,500 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे लगभग। और यहाँ पर अभी भी बारिश जारी है, सुबह से बारिश जारी है। बारिश की वजह से तापमान भी काफी ज्यादा गिर गया है और अभी जो फिलहाल जो तापमान है वो यहाँ पर
इस समय 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और जैसे जैसे बारिश जो है बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान भी घटेगा। लेकिन आपको बताऊं कि उत्तराखंड में इस समय 13 जिलों में जारी किया गया है। चमोली का ही अगर हम हालत देखें तो अभी बद्रीनाथ जिस हाईवे से अगर हम अभी आ रहे थे तो वहां पर भी काफी जगह लैंडस्लाइड्स हुई है, जगह जगह बुलडोजर लगे हुए हैं, प्रशासन लगा रोड की सफाई का काम कर रहा है, बोल्डर्स को और पत्थरों को सड़कों से हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी चार धाम यात्रा में कोई कमी नहीं देखी जा सकती। और देखिए श्रद्धालु यहाँ किस तरह से पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, और यहाँ पर इस समय बद्रीनाथ में ऐसा ही माहौल देखा जा सकता है। नगमा, बहुत शुक्रिया आपका और ध्यान रखिएगा अपना। और वहाँ पे रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइड्स तो हैं ही, लेकिन श्रद्धालु वहाँ पे फिर भी पहुँच रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। पर जो ये पहाड़ों का हाल है और जिस तरह की बाढ़ यहाँ पे है, वो क्या जो जिस तरह का बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हुआ है वो उसका भी एक नतीजा है, बढ़ती हुई आबादी का भी नतीजा है। प्रोफेसर राजीव सिन्हा हमारे साथ हैं, भू विज्ञान विभाग IIT कानपुर। धन्यवाद आपका प्रोफेसर सिन्हा। समझना चाहेंगे आपसे कि ये प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन सार दर सार पहाड़ी इलाकों में जो देखा जा रहा है, नदियों में जो तबाही है, क्या बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो हरिद्वार के आगे ही जो कंस्ट्रक्शंस हैं, दूर दराज इलाकों में जैसे कंस्ट्रक्शंस हैं या जो सड़कें बनती हैं, उनका क्या असर है ये जो लैंडस्लाइड्स दिखते हैं? देखिए, लैंडस्लाइड जो है वो एक नेचुरल और प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग नेचुरल स्लोप्स, लैंडस्लाइड जो बेसिकली जो प्रोसेस है वो ये है कि जो स्लोप्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं और उसकी वजह से जो मिट्टी और गाद और जो रॉक्स हैं वो पहाड़ों से गिरने लगते हैं। अब क्या होता है कि जब हम लोग उन स्लोप्स को डिस्टेबलाइज करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, तो उनका जो स्लोप है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से वो फेल करने लगते हैं। और उसके साथ साथ जो उसके ऊपर का वेजिटेशन कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो भी कम हो जाता है, जो उसको स्टेबलाइज करने में मदद करता है। तो इन सब वजहों की इन सब चीज़ों की वजह से जो पोटेंशियल है लैंडस्लाइड होने का वो बढ़ जाता है। और ऊपर से जब इस तरह की मूसलाधार बरसात होती है तब उसके अंदर जो फ्लो प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड की जो प्रक्रिया है और ज़्यादा भयावह हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अनुसार स्लोप को स्टेबलाइज करने का एक पूरी प्रक्रिया होती है, वो की जाती है जहाँ जहाँ नहीं होती है ठीक से, या जहाँ जहाँ एक्सेसिव हैबिटेशन हो जाता है, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पे स्लोप जो है वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जी। एक ये बात है, और जो इतनी ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस या आबादी का भार बढ़ा है, या क्या ये मैन मेड एक्टिविटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो वहाँ पे जो हालात दिख रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप अनप्लान्ड ढंग से कंस्ट्रक्शन करेंगे, अनप्लान्ड ढंग से डेवलपमेंट करेंगे तो जो आपदा है वो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेकिन क्या है कि आज की तारीख में जो हो रहा है हिमाचल में या उत्तराखंड में, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो हमने नेचुरल डिस्टर्बेंस किए हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन इस तरह के जो इवेंट्स हैं जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में एक्सट्रीम इवेंट्स कहते हैं, जो एक्सेसिव जो रेनफॉल हो रही है उसकी वजह से जो समस्या है वो और ज्यादा विकट हो गई है। क्योंकि जितनी रेनफॉल इन एरियाज में पूरे साल में होती थी उतनी ही जो है 1 या 2 दिन में हो रही है। तो किसी भी सिस्टम में हर एक सिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो हम अब उस कैरिंग कैपेसिटी को जब एक्सीड कर जाते हैं, वाटर को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, सेडिमेंट को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, तो जब सडनली कोई भी सिस्टम उस कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड करता है तो इस तरह की घटनाएं जो है वो होंगी ही होंगी, चाहे वो नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस हो या ना हो। हाँ। तो ये भी एक समझने की बात है। बिल्कुल, जरूर इस बात को जरूर ध्यान रखना, तमाम प्लानर्स को और सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है या जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे कितना ज्यादा भार इन इलाकों पे बढ़ता है और उससे ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो और ज्यादा होने लग जाती हैं और ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। धन्यवाद आपका प्रोफेसर राजीव सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए। मशहूर चेक उपन्यासकार मिलान कुंदेरा नहीं रहे। 94 साल की उम्र में पेरिस में मिलान कुंदेरा ने आखिरी सांस ली और वो लंबे समय से बीमार थे। 20वीं सदी के वो उन लेखकों में रहे
जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया, जिनके किताबों के अनुवाद हुए, द जोक, द लाइफ इज एल्सवेयर, द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, इस तरह की जो नॉवेल्स हैं उनकी वो साहित्य की धरोहर हैं। वो चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए थे जब वो चेकोस्लोवाकिया था, लेकिन 70 के दशक में वो फ्रांस चले गए। उनके साथ विश्व साहित्य की एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच से आज विदा हो गई है। और अब बात क्लाइमेट चेंज की, जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो शायद वक्त हाथ से न निकल जाए। हमारी सहयोगी सिकता देव बता रही हैं कि तेजी से पर्यावरण में आ रहे गंभीर बदलावों से क्या असर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से हम और आप क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स की वजह से वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, जिससे बर्फ पिघल रही है और समुद्रों का जल स्तर यानी सी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। सरल फॉर्मूला लगता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इतना सरल है नहीं। अनुमान के मुताबिक ही जलवायु परिवर्तन हो, ऐसा होता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आज हम क्लाइमेट चेंज के अहम बिंदुओं यानी टिपिंग पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। ग्लोबल वार्मिंग हर छोटे कदम से बढ़ रही है, 1.5 डिग्री तापमान की तरफ, जिसको लेकर साइंटिस्ट चिंतित रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब वातावरण का तापमान 1.5 डिग्री के पार होगा तब अचानक जलवायु परिवर्तन होने लगेगा। हर रोज तापमान धीरे धीरे बदल रहा है, जिसके बड़े असर आने वाले दिनों में होंगे। वैज्ञानिक कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जब धीरे से वातावरण का तापमान 1.5 डिग्री के पार होगा और बर्फ हमेशा के लिए पानी बन जाएंगे और ये हालात फिर हम कभी नहीं बदल पाएंगे। इसी को क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट कहते हैं, जहां जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसे 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं जहां जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मसलन ग्रीनलैंड आइस शीट और वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट। नई रिसर्च बता रही है कि आर्कटिक ग्रीनलैंड, जिसका हिस्सा है, अपने टिपिंग पॉइंट को पार कर चुकी है, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। आर्कटिक महासागर के इकोसिस्टम पर इसका असर दिखने भी लगा है। एक और टिपिंग पॉइंट है परमाफ्रॉस्ट, बर्फ की स्थायी यानी परमानेंट जमीन, जो कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया में है। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, जो पृथ्वी के लंग्स यानी फेफड़े कहे जाते हैं, ये भी खतरे में है। अमेज़न के जंगल बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से खींच लेते हैं, अपने लिए बारिश का इंतजाम खुद करते हैं। वहाँ के पेड़ पौधों की नमी से बादल बन जाते हैं। लेकिन अमेज़न के जंगल अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और जंगल सूख रहा है, जिससे वहाँ बारिश भी कम हो रही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अमेज़न के जंगल का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब अमेज़न के रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन, ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान बन जाएंगे और फिर हम कभी वापस पहले वाली स्थिति में अमेज़न के जंगलों को नहीं ला पाएंगे। टिपिंग पॉइंट्स पर्यावरण से जुड़े हों, ऐसा नहीं है। ये कृषि से, अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हैं, हमारी सेहत, हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। पिछले साल तापमान बढ़ने की वजह से यूरोप में लोगों के स्वास्थ्य में इसका असर दिखा था। सूखा, खाद्यान्नों की कमी से समाज प्रभावित होते हैं, सरकारें गिर जाती हैं। श्रीलंका में क्लाइमेट चेंज ने भूख का संकट, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। प्राकृतिक और सामाजिक बिंदु जुड़े हुए हैं। बर्फ पिघलती है, जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय इलाके प्रभावित होते हैं। फिर इन इलाकों को छोड़ लोग दूसरी ओर चले जाते हैं, जिससे बाकी शहरों पर बोझ बढ़ जाता है। वैसे हम एम्स्टर्डम से सीख ले सकते हैं, जहाँ के लोग पॉजिटिव टिपिंग पॉइंट के लिए काम करते आ रहे हैं। यहाँ साइकिलिंग सार्वजनिक यातायात का जरिया बन चुकी है। पूरा शहर फिर से रीडिजाइन किया गया है ताकि सड़कों पर सिर्फ साइकिलें ही चले। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एनडीटीवी के क्लाइमेट एक्सप्लेनर की पूरी टीम की तरफ से। तब तक के लिए नमस्कार।